नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट लगातार नज़दीक आती जा रही है, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर हो, चाहे आरओ एंड एआरओ की परीक्षा को लेकर हो। इसलिए पढ़ाई की गति को हमें और अच्छी तरीके से सीरियस होकर निरंतर बढ़ाना है और कॉन्टिन्यूटी अब लगातार बरकरार रखनी है। और सबसे ज़्यादा मैं पहले दिन से एक ही बात पर फोकस कर रहा हूँ कि रिवीजन लगातार मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा आपको परीक्षा पास कराने में। इसीलिए अभी तक जितने भी नोट्स आपको बैचेस में प्रोवाइड किए गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले सारे नोट्स का लगातार रिवीजन कर रहे होंगे और आगे के नोट्स लगातार डेली बेसिस पर तैयार करते चल रहे होंगे और लगातार हमारे साथ क्विज़ के माध्यम से टेस्ट दे रहे होंगे। आप देखिएगा कि जैसे ही 30 अप्रैल तक हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से लगातार आपको हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराना स्टार्ट करेंगे और जितना भी मैक्सिमम तरीके से आपकी तैयारी अच्छी करवा सकते हैं और नए नए तरीके से हम अच्छी तैयारी करवाने की, रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी बनेगी कि मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। लगातार हमारे साथ मेहनत करते हुए आप इसी तरह से चलते रहेंगे, सफलता सुनिश्चित है। बिल्कुल मन में ये बात बैठा लीजिएगा कि इसी बार हमको परीक्षा पास करनी ही करनी है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रहे थे, मुगल शासकों को पढ़ रहे थे, तो मुगल शासकों में हमने शाहजहां तक शासक है, हमने पूरे विधि विधान से ख़त्म किया हुआ था। शाहजहां के बाद जो अंतिम अगला मुगल शासक बसता है औरंगजेब। आज हमको औरंगजेब उसको देखना है और कोशिश करेंगे कि औरंगजेब को हम बहुत ही विधि विधान से आज की क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। अब देखिए, औरंगजेब टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा देखिए टफ होता है लोगों के लिए समझ पाना और इस टॉपिक को याद रख पाना, ठीक है। तो औरंगजेब टॉपिक को थोड़ा सा लोग जो है या तो छोड़ ही देते हैं या तो पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप मेरे साथ अभी क्लास में बने रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि औरंगजेब टॉपिक जो है आपको कितना विधि विधान से और कितने अच्छे तरीके से एक ही क्लास में ऐसा तैयार हो जाएगा कि फिर जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितने भी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ये मानिए कि बिल्कुल ये पहली और अंतिम बार पढ़ रहे हैं, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद दोबारा उनको हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस मेरे साथ अच्छे से लगातार बने रहिए। जितनी मैं हिस्ट्री करवा रहा हूँ इतना ना कोई करवाएगा और ना इतना विधि विधान और ना इतने अच्छे तरीके से आपको कोई पढ़ाएगा, ठीक है। अब हम लोग आज के मुख्य टॉपिक अपने औरंगजेब पर चर्चा करेंगे, लेकिन औरंगजेब पर चर्चा करने से पहले जो हमने शाहजहां टॉपिक को अपने पूरे विधि विधान से खत्म किया हुआ था, तो शाहजहां टॉपिक में ही कुछ दो तथ्य रह गए थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में मैं बता देता हूं। आप उनको अच्छे से सुन के कहीं पर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन जो है पहले पेपर में बना हुआ है। एक तो मैंने जब शाहजहां आपको बताया था तो दारा शिकोह के बारे में बताया था। तो दारा शिकोह के बारे में जब मैंने बताया था तो दारा शिकोह के बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य और नोट कर लीजिएगा कि दारा शिकोह को जो इतिहासकार हमारे लेन पूल थे, उन्होंने दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा हुआ था। तो लघु अकबर किसको बोला जाता है? लघु अकबर दारा शिकोह को बोला जाता है। किसने बोला था? इतिहासकार लेन पूल ने बोला हुआ था, ठीक। ये एक तथ्य हो गया। अब दूसरा तथ्य और कौन सा रह गया है? दूसरे तथ्य के अंतर्गत हमारा जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था शाहजहां के शासनकाल के दौरान, जो अंतिम समय में था, जब शाहजहां जब उसने दारा शिकोह को, अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो उसके अन्य पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। तो इस जो उत्तराधिकार का संघर्ष है, इस उत्तराधिकार के संघर्ष का वर्णन एक फ्रांस का डॉक्टर आंखों देखा वर्णन करता है इस उत्तराधिकार के संघर्ष का, ठीक है। उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर। तो पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने उत्तराधिकार के संघर्ष का आंखों देखा वर्णन किया हुआ था आगे चलकर, ठीक है। तो डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर, जो कि फ्रांस से संबंधित थे, उन्होंने उत्तराधिकार के संघर्ष जो हुआ था उसका आंखों देखा वर्णन किया हुआ था। तो ये दो तथ्य थे शाहजहां से संबंधित, वो कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, पिछली क्लास में छूट गए थे बताना, ठीक है। आज के मुख्य टॉपिक हम लोग औरंगजेब के बारे में चर्चा करेंगे कि आप देखिएगा औरंगजेब हम लोग कितने विधि विधान से पढ़ेंगे। तो आज के मुख्य टॉपिक औरंगजेब के बारे में हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं कोई भी शासक बताता हूं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि उस शासक का पूरा नाम क्या है। तो उसी कड़ी में औरंगजेब का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। औरंगजेब का पूरा नाम था मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब।
ठीक है, इसको तुरंत नोट करिएगा, मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है, ये हमारे औरंगजेब का जो है पूरा नाम था। अब औरंगजेब का सन जो है कब से कब तक जाता है, अर्थात औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया हुआ था। तो औरंगजेब के शासन के अंतर्गत इन्होंने 1658 में इनकी ताजपोशी होती है, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर ये बैठते हैं 1658 से, और इनका जो समय जाता है मुगल शासक के रूप में 1707 तक जो है इनका मुगल शासक के रूप में इनका जो है समय जाता है औरंगजेब का। इसके बाद एक तथ्य और यहीं पे देखिएगा कि औरंगजेब के बचपन का नाम क्या था, या फिर उनका जो वास्तविक नाम था, इनका जो बचपन का नाम था वो आलमगीर था, आलमगीर। तो प्रथम आलमगीर कौन था? प्रथम आलमगीर जो था हमारा औरंगजेब था। इनके बचपन का नाम जो था हमारा आलमगीर था। इसी के साथ साथ औरंगजेब का जो है हमारा जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म जो है हमारा 1618 ईस्वी में हुआ था, उज्जैन में हुआ था। 1618 ईस्वी में हुआ था, उज्जैन में हुआ था। किसके गर्भ से हुआ था? जब मैंने शाहजहाँ पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया था कि इनकी माताजी का नाम क्या था। तो इनकी माताजी का नाम मैंने बताया हुआ था कि मुमताज महल। मुमताज महल के गर्भ से 14 बच्चों का जन्म हुआ था, जिसमें से 7 बच्चे जो है पहले ही मर गए थे और 7 जीवित बचे थे, जिसमें से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, जिनका मैंने विस्तृत पूरा डिटेल में आपको चर्चा करी हुई है। तो आप डिटेल में देखिएगा कि औरंगजेब की जो माँ का नाम था मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और आप सभी को पता होगा कि इनके जो पिताजी का नाम था, वो तो आप सभी को पता है कि इनके पिताजी का नाम जो था शाहजहाँ था, जिनकी इन्होंने अंतिम समय में बहुत ही बुरी दशा की हुई थी और इनको कैद में डाल दिया होता। 1666 में आते आते औरंगजेब के समय शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी। तो ये औरंगजेब के बारे में बेसिकली कुछ बातें हो गई परिचय से रिलेटेड। अब इसके बाद औरंगजेब के बारे के बच्चों से रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि औरंगजेब के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियां थी। तो औरंगजेब के बच्चों से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि औरंगजेब के जो है हमारे 5 पुत्र थे और 5 पुत्रियां भी थीं। अब इससे क्वेश्चन बना भी हुआ है कौन कौन से 5 पुत्र थे और कौन कौन सी 5 पुत्रियां थी औरंगजेब की, तो वो देख लेते हैं। औरंगजेब के जो हम 5 पुत्रों की बात करते हैं कि इनके 5 पुत्र कौन कौन से थे, तो इनका जो औरंगजेब का पहला पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था मुअज्जम, जिसको आप आगे चल के बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, जब उत्तर मुगल शासक पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला नाम ही मुअज्जम का आएगा। मुअज्जम के बाद औरंगजेब का एक अन्य पुत्र था, उसका नाम था मोहम्मद आजम। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद अगला जो पुत्र था औरंगजेब का, उसका नाम था अकबर, मोहम्मद अकबर। अब ये देखिए, अकबर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अकबर इसके पहले एक शासक था, ठीक है, वो अकबर दूसरा था, और ये अकबर जो है औरंगजेब का एक अन्य पुत्र भी था अकबर। तो ये थोड़ा सा अकबर को रिलेटेड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अन्य पुत्र औरंगजेब का आता है मोहम्मद सुल्तान। ठीक है, और इसके बाद एक अंतिम पुत्र जो औरंगजेब का होता है, उसका नाम होता है काम बख्श। तो ये औरंगजेब के कुल 5 पुत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब की कुल 5 अलग से पुत्रियां भी होती हैं, और पुत्रियों से रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, पुत्रियों से रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि इसकी पुत्रियों का नाम जो लेना थोड़ा सा कठिन पड़ता है लोगों के लिए और याद नहीं होता है लोगों को। ठीक है, तो पुत्रियों को देखने से पहले इनके पुत्रों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो एक मोहम्मद सुल्तान और इसका ही एक अन्य पुत्र अकबर, इन दोनों पुत्रों को लेकर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इन 2 पुत्रों की मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही हो गई थी, अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही इन 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु जो है 1676 ईस्वी में ही हो गई थी। और अकबर की मृत्यु जो है हमारी कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1706 ईस्वी में हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो पहले पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि औरंगजेब के किन 2 पुत्रों की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही हो चुकी थी। तो 2 पुत्र थे, एक मोहम्मद सुल्तान और एक अकबर। इन 2 पुत्रों की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही हो गई थी। अब बचे औरंगजेब के 3 अदर पुत्र, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। तो इन 3 पुत्रों का औरंगजेब की मृत्यु के बाद संघर्ष होता है। इन 3 पुत्रों का आपस में संघर्ष होता है।
मुअज्जम जो है अदर 2 पुत्रों की हत्या करता है और इसके बाद अगला शासक बन जाता है, जो उत्तर मुगल शासक का पहला शासक के रूप में मुअज्जम जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो इन 3 पुत्रों में जो है संघर्ष होता है और इन 2 पुत्रों की मृत्यु जो है अकबर और मोहम्मद सुल्तान की पहले ही हो गई थी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। ये बातें थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद 5 पुत्रियों में औरंगजेब की और कौन सी पुत्रियों का नाम आता है? तो सबसे पहली पुत्री का नाम आता है मेहरुनिसा। अब जब आप मेहरुनिसा नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मेहरुनिसा आपने पहले भी नाम सुना हुआ है। किसका? नूरजहां का। नूरजहां का पहले नाम मेहरुनिसा होता है, बाद में चलकर नूरजहां हो जाता है, तो वो अलग थी मेहरुनिसा। औरंगजेब की एक पुत्री भी थी, उनका भी नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, इसके बाद एक औरंगजेब की अगली पुत्री का नाम होता है जेबुनिसा। जेबुनिसा, ठीक है, एक पुत्री का नाम होता है जेबुनिसा। थोड़े नाम थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। जेबुनिसा। इसके बाद अगली पुत्री का नाम होता है जुबदतुनिसा। ठीक है, जुबान चलाते रहिए, थोड़ा सा याद करने में टिफकल है इनके नाम। ठीक है, एक जेबुनिसा, एक जुबदतुनिसा। इसके बाद अगली पुत्री का नाम होता है जीनतुनिसा। जीनतुनिसा। आप कैसे याद करना है इनको भी मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए, एक बार सुनिए। एक का नाम है जीनतुनिसा। इसके बाद अगली अंतिम पुत्री का नाम होता है बदरुनिसा। बदरुनिसा। ठीक, तो ये औरंगजेब की कुल 5 पुत्रियां होती हैं। ठीक, अब आपको देखिए 2 पुत्रियों का नाम याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मेहरुनिसा का नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बदरुनिसा का भी नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए जा नाम से 3 इसकी पुत्रियां थी, एक हमारी जेबुनिसा, एक जुबदतुनिसा और एक हमारी जीनतुनिसा। जा नाम से 3 पुत्रियां, तो मोटा मोटा याद रखिएगा कि औरंगजेब की जा नाम से 3 पुत्रियां थी। अब आप याद कैसे करेंगे? आपकी जेब होती है, पॉकेट होती है, तो उसी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा जेबुनिसा। ठीक, इसके बाद औरंगजेब की 2 अन्य पुत्रियों में देखिए तुन्निसा और तुन्निसा, ये दोनों पुत्रियों में आया हुआ है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आप जेब तो पहले याद ही कर चुके हैं, जेबू, तो ये इसकी मात्रा हटा के इसके नीचे लगा दीजिएगा, तो ये जुब हो जाएगा। ठीक है, जुब, दा और इसमें जोड़ देगा तो जुबद हो जाएगा। तुन्निसा आपको जोड़ना ही जोड़ना है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, भले आप जुबान से बोल ना पाएं, लेकिन इस तरीके से अगर समझ लेंगे तो आपको चीज़ एक बार याद जरूर रहेगी। इसके बाद आपने बायो में जीन का नाम सुना होगा, तो जीन तुन्निसा एक नाम हो जाएगा। तो ये औरंगजेब की 5 पुत्रियाँ थीं, तो इससे पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा इनके पुत्र और पुत्रियों के बारे में थोड़ा सा नाम जो है याद रखना जरूरी है। इसके बाद औरंगजेब की कुछ उपाधियों के बारे में, और औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, जो मैंने पहले भी बताया हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब की 2 उपाधियां भी हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी वो 2 उपाधियां देखने को मिलती है औरंगजेब की? तो वो 2 उपाधियां देख लीजिए। एक औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता था। जिंदा पीर, तो जिंदा पीर किस मुगल शासक की उपाधि थी? औरंगजेब की उपाधि थी। और औरंगजेब को जिंदा पीर के अलावा शाही दरवेश भी बोला जाता था। शाही दरवेश, ठीक है, तो शाही दरवेश किसकी उपाधि थी? शाही दरवेश भी औरंगजेब की उपाधि थी। अब जिंदा पीर औरंगजेब को किस संदर्भ में बोला जाता था? तो औरंगजेब जो है बहुत बड़ा कट्टर इस्लामी राजा था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कट्टर इस्लामी राजा था, बहुत ही ज़्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाला, इस्लाम धर्म के पक्ष में मानने वाला, उलेमाओं को सपोर्ट करने वाला, उलेमाओं को संतुष्ट करने वाला औरंगजेब राजा था। तो इस्लामी कट्टरपंथी की वजह से इसको जो है जिंदा पीर बोला जाता था। इस्लामी कट्टर राजा था, इस्लामी कट्टर राजा था। ठीक है, इसके बाद शाही दरवेश इसको क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत ही जो है हमारा सादा जीवन था औरंगजेब का। सादा जीवन, किस प्रकार का सादा जीवन? एक तो ये 5 वक्त के नवाजी थे भाई साहब। ठीक है, 5 वक्त के नवाजी थे, 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, 5 वक्त के नमाजी थे। इसके बाद मदिरा पान बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, मदिरा पान बिल्कुल नहीं करते थे, हाथ भी नहीं लगाते थे मदिरा पान को। ठीक है, मदिरा पान बिल्कुल नहीं करते थे। इसके बाद यहाँ तक किताबों में लिखा है कि ये अपना खर्चा निकालने के लिए टोपी सीकर अपना खर्चा निकालते थे।
ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में, बहुत ही सादा जीवन था, बहुत ही सादे जीवन के उपलक्ष्य में इनका जो एक उपाधि थी शाहिद दरवेश जो है इनकी उपाधि थी, ठीक है। तो ये उपाधि से रिलेटेड चर्चा हो गई। इसके अलावा मैंने आपको एक मुद्दा पहले भी बताया हुआ है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो मैंने जब आपको शाहजहां पढ़ा रहा था तब भी बताया हुआ था कि औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कब कब हुआ था तो वो मैंने आपको डेट भी उस समय बताई हुई थी कि पहला राज्याभिषेक जो है हमारा इसका जून 1658 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद दूसरी बार इसका राज्याभिषेक हुआ था जुलाई 1659 में, 1659 में, 1659 में। तो ये याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया हुआ था। तो औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया हुआ था, पहली बार जून 1658 में और दूसरी बार फाइनली रूप से जब इसने दारा सिकोह को हराया हुआ था तो उसने दोबारा अपना राज्याभिषेक किया हुआ था जुलाई 1659 में। अब इसके बाद औरंगजेब के रूप में एक धर्म को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टर इस्लामी व्यक्ति था। क्यों था? इसने भारत में किस प्रकार के ये इस्लामी राज्य की स्थापना करना चाहता था? ये इस प्रकार का कट्टरपंथी राजा था कि भारत में ये दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था, अर्थात एक इस्लामी राज्य की ही स्थापना करना चाहता था। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब के बारे में एक प्रमुख मुद्दा बनता है कि औरंगजेब जो है भारत में दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। औरंगजेब जो है हमारा किसकी स्थापना करना चाहता था? दारुल इस्लाम। ये नाम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इससे पहले क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में। दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। अब दारुल इस्लाम का मतलब क्या है? दारुल इस्लाम का मतलब कि एक इस्लामी राज्य की नींव ही डालना चाहता था। दारुल इस्लाम का अर्थ आप लोग लिख लेंगे कि दारुल इस्लाम से क्या आशा है? एक भारत में पूरा पूरा इस्लामी राज्य ही बनाना चाहता था भारत को पूरी तरीके से, अर्थात कि ये अदर जो संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू संप्रदाय या फिर अदर जो संप्रदाय के अलग अलग लोग हैं, वो किसी को पसंद नहीं करता था। एक बहुत ही बड़ा कट्टर, धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कट्टर व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा कट्टर व्यक्ति था इस्लाम धर्म को लेकर, ठीक है। कट्टर इस्लामी था, कट्टर इस्लामी था, अर्थात उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए और अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए वो भारत में एक दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था, अर्थात एक पूरा इस्लामी राज्य ही बनाना चाहता था। तो पेपर में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दारुल इस्लाम की स्थापना क्यों करना चाहता था, तो इसका एक रीजन ये भी है कि उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में उलेमाओं को ही मुख्यतः उनके नियम कानून के हिसाब से चलना होता है, उलेमाओं के नियम कानून के हिसाब से। तो उलेमा वर्ग को संतुष्ट करना चाहता था, उलेमा वर्ग को संतुष्ट करना चाहता था, संतुष्ट करना चाहता था, ठीक है, संतुष्ट करना चाहता था। इसी कड़ी में उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, भारत में दारुल इस्लाम की स्थापना करने के लिए, इस्लामी राज्य की स्थापना करने के लिए, अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए अनेक ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से औरंगजेब का उसी के शासनकाल के दौरान एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में विद्रोह उभर कर सामने आते हैं। और उन विद्रोह तो कई सारे होते हैं, उन विद्रोह में हमें 5 विद्रोह मुख्यतः देखने हैं कि औरंगजेब के समय कौन कौन से 5 मुख्य विद्रोह हुए थे जिनसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। लेकिन उसके पहले औरंगजेब के समय देख लेंगे कि और कौन कौन से कार्य किए औरंगजेब ने दारुल इस्लाम की स्थापना करने के लिए, अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए उसने कौन कौन से अन्य काम किए हुए थे, ठीक है। तो वो कार्य देख लेंगे। तो इसी कड़ी में इसने जो है हमारे अनेक कार्य किए हुए थे, ठीक। तो अनेक कार्य में कौन कौन से कार्य किए हुए थे वो देखना जरूरी है, किस वजह से इसका जो है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में विद्रोह हुआ था। तो इसने सबसे पहले तो नौरोज उत्सव, जो कि बलबन के शासनकाल के दौरान से स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, फारसी परंपरा से प्रभावित था, वहीं से लिया गया था। तो नौरोज उत्सव को इसने मनाना ख़त्म कर दिया, अर्थात प्रतिबंध लगा दिया नौरोज उत्सव पर। दूसरा काम इसने क्या किया? दूसरा काम जो अकबर ने झरोखा दर्शन स्टार्ट किया हुआ था, अकबर के शासनकाल के दौरान जो झरोखा दर्शन स्टार्ट हुआ था वो इसके हिसाब से इस्लाम धर्म के विरुद्ध था, इसलिए इसने झरोखा दर्शन को भी
ख़त्म कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा काम इसने क्या किया, तीसरा काम इसने तुलादान को भी प्रतिबंधित कर दिया। ये भी तुलादान जो है अकबर के शासनकाल के दौरान ही आरंभ हुआ था। तुलादान का मतलब कि एक तरफ शासक और दूसरी तरफ एक तुला है, तराजू है, एक तरफ शासक को बैठा दिया गया और दूसरी तरफ उसके भार के बराबर सोना चांदी तौला गया। और तौल के बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मतलब कहीं धर्म में उसकी ये तो उसका उपयोग किया जाएगा धर्म के क्षेत्र में, या तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें दान दक्षिणा उनको दे दी जाएगी। तो जो तुलादान अकबर ने चलाया हुआ था उसको भी इसने पूरी तरीके से ख़त्म किया हुआ था। इसके साथ साथ इसने और कौन कौन से अनेक कार्य किए हुए थे, तो इसने जो है फिरोज शाह तुगलक की भांति ही स्त्रियों का मजार में जाना प्रतिबंधित कर दिया था। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान स्त्रियों का मजार में जाना प्रतिबंधित किया हुआ था, तो इसने औरंगजेब ने भी स्त्रियों का मजार में जाना, स्त्रियों का मजार में जाना प्रतिबंधित किया हुआ था। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से काम करते चला जाता है, तो आप ही बताइए अब इसका विद्रोह होगा कि नहीं होगा। स्त्रियों का मजार में जाना इसने प्रतिबंधित किया हुआ था। इसके साथ साथ इसने और कौन कौन से काम किए हुए थे, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम 1679 में किया हुआ था। 1679 में इसने क्या किया हुआ था, 1679 में इसने दो काम किए हुए थे। जजिया कर, जो आपने पहले भी मैंने बताया हुआ है, जजिया कर जो कि मुसलमानों के द्वारा हिंदू प्रजा से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो जजिया कर को इसने दोबारा से प्रारंभ किया हुआ था। इसके साथ साथ तीर्थ यात्रा कर को भी इसने दोबारा से प्रारंभ किया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने 1679 में 1679 में जजिया कर को और तीर्थ यात्रा कर को दोबारा से प्रारंभ किया हुआ था, तो औरंगजेब ने। अब जजिया कर को लेकर एक बात आप यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि जिस तरह फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर अपने शासनकाल के दौरान वसूल किया हुआ था। जजिया कर से रिलेटेड थोड़ा सा समझ लीजिए। जजिया कर जो है कुछ वर्ग थे जिनसे नहीं लिया जाता था, जैसे ब्राह्मणों से, साधु सन्यासियों से, महिलाओं से, बच्चों से, इन सब से जो है जजिया कर नहीं लिया जाता था। जो प्रोडक्टिव वर्ग था उनसे जजिया कर लिया जाता था। लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर जो है किनसे भी वसूल किया था, इसने भी जजिया कर जो है ब्राह्मणों से वसूल किया हुआ था। इसके साथ साथ मुगल शासक के अधीनस्थ जो हिंदू राज्य थे, हिंदू राजा थे, मुगल मनसबदार के हिस्से थे, उनसे भी इसने औरंगजेब ने जो है जजिया कर वसूल किया हुआ था। तो हिंदू राजाओं से भी इसने, जो मुगल शासक के अधीनस्थ थे, उनसे जो है हिंदू राज्य या हिंदू राजाओं से भी इसने जजिया कर जो है वसूल किया हुआ था। जजिया कर की बात हो गई। इसके साथ साथ और औरंगजेब ने क्या क्या किया हुआ था, तो औरंगजेब ने 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी आते आते इसने एक बहुत ही बड़ा काम किया। क्या बड़ा काम किया कि इसने पूरी तरीके से हिंदुओं के पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई भी हिंदुओं से रिलेटेड पर्व नहीं मनाया जाएगा। तो हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के त्योहारों को प्रतिबंधित कर दिया, हिंदुओं पर्व को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया 1688 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये काम करते चले जा रहा था। इसके साथ साथ और इसने क्या क्या काम किए, इसके साथ साथ औरंगजेब ने और कौन कौन से काम किए, तो जो हमारा दरबारी संगीत होता था, दरबार में संगीत आदि होता था, तो इसने दरबारी संगीत को भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। ये सब इसके हिसाब से इस्लाम धर्म के विरुद्ध था। दरबारी संगीत को भी इसने पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ था। लेकिन संगीत से रिलेटेड ही एक मुद्दा और ध्यान रखिएगा, IAS में पहले पूछा गया है कि एक बहुत ही अजीब बात आपको लगेगी कि भले ही औरंगजेब ने दरबारी संगीत को प्रतिबंधित किया हुआ था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही सबसे ज़्यादा संगीत पर पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, अब आपको ये सुनकर बड़ा अचंभा लगेगा, लेकिन ये बात सत्य है कि औरंगजेब ने भले ही संगीत पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, दरबारी संगीत को लेकर, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही सबसे ज़्यादा संगीत विषय पर लेकर ही सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई थी। ये तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद और इसने और क्या क्या काम किए हुए थे, इसने दरबारी ज्योतिष जो काम होता था, ज्योतिषों के अकॉर्डिंग जो हमारे दरबार में जो कुछ फैसले लिए जाते थे, तो इसने दरबारी ज्योतिष विधा को भी इसने पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ था। ठीक है, और देखिए इसके समय, औरंगजेब के समय बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए। कौन कौन से मंदिर तोड़े गए,
ठीक है। कौन कौन से हिंदू मंदिर तोड़े गए? हिंदू मंदिर इसके समय तोड़े जाते हैं बहुत सारे, हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार इसने किया हुआ था, तो हिंदू मंदिर तोड़े गए। कौन कौन से हिंदू मंदिर तोड़े गए? देखिए, एक बनारस में आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ का मंदिर, बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया इसके समय, ठीक। इसके साथ साथ गुजरात में, इसके साथ साथ गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी तोड़ा गया था, ठीक है। इसी के समय जो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी तोड़ा गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ मंदिर। और कौन सा मंदिर तोड़ा गया था? मथुरा का केशव राय मंदिर भी इसी के समय तोड़ा गया था। कृष्ण जी का मंदिर है जो ना मथुरा में, केशव राय मंदिर, तो केशव राय मंदिर भी इसी के समय तोड़ा गया था। और कौन कौन से इसने काम किए हुए थे? तो एक आईएएस में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, पीसीएस में तो नहीं, लेकिन आईएएस में पूछा हुआ है कि इसने एक नए अधिकारी की भर्ती की हुई थी अपने शासनकाल के दौरान, नियुक्ति की हुई थी, अर्थात एक नया पद सृजित किया हुआ था। किस नाम से अधिकारी था, किस नाम से पद को सृजित किया हुआ था? तो उस पद का नाम है मोहतसिब, मोहतसिब, उस पद का नाम है मोहतसिब, मोहतसिब। इससे आईएएस में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि मोहतसिब नाम का अधिकारी है, मोहतसिब नाम का पद जो है सर्वप्रथम किसके शासनकाल के दौरान सृजित किया गया था? तो औरंगजेब के समय ही सृजित किया गया था मोहतसिब नाम का पद या मोहतसिब नाम का अधिकारी। क्यों सृजित किया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि औरंगजेब जो है लोक आचरण बनाने के लिए, लोक आचरण, नैतिकता, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो इस्लामी लोग हैं, उनमें इस्लाम धर्म के प्रति नैतिक आचरण, नैतिक भावना उत्पन्न हो, लोक भावना उत्पन्न हो, अर्थात इस्लाम धर्म का और प्रचार प्रसार हो। तो लोक आचरण के लिए, इसने लोक आचरण के लिए एक नए अधिकारी की ही नियुक्ति की हुई थी औरंगजेब ने। किस नाम से की हुई थी? तो मोहतसिब नाम से की हुई थी। ये क्वेश्चन पहले एक बार आईएएस में पूछा गया है। अब देखिए कितने सारे औरंगजेब ने कार्य किए और विरोध वाले ही सारे कार्य किए, केवल एक ही धर्म को केंद्र में रखकर, इस्लाम धर्म को पक्ष में रखकर, इस्लाम धर्म को बिल्कुल मानते हुए अदर धर्मों की खिलाफत करते हुए उसने कितने सारे कार्य किए। अब आप खुद बताओ कि औरंगजेब का जब इतने कार्य करेगा अदर धर्मों के खिलाफ, तो उसका विद्रोह होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि उसका विद्रोह जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी विद्रोह की कड़ी में उसका उत्तर भारत में कई सारे उसके जो है विद्रोह निकल कर आते हैं इसके शासनकाल के दौरान। तो उन्हीं विद्रोहों में 5 मुख्य विद्रोह होते हैं जिनसे पेपर में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके समय के जो मुख्य विद्रोह हैं 5, वो देख लेते हैं। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता नीति के कारण कुछ विद्रोह जो है होते हैं इसके शासनकाल के दौरान। तो कौन कौन से वो मुख्य विद्रोह होते हैं? 5 मुख्य विद्रोह हमें देखने हैं, तो उसको देख लेते हैं। औरंगजेब की धार्मिक, बहुत ज़्यादा इस्लामी कट्टर राजा था फिरोज शाह तुगलक की तरीके, ठीक है। तो औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता, असहिष्णुता नीति के कारण इसके शासनकाल के दौरान कई सारे विद्रोह निकल कर आते हैं, वो हमें देखने हैं, ठीक है। विद्रोह, तो कौन कौन से वो 5 विद्रोह होते हैं उनके बारे में सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला विद्रोह ही औरंगजेब के समय होता है। कौन सा विद्रोह? मथुरा में होता है इसके खिलाफ विद्रोह। मथुरा में कौन लोग मथुरा में इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं? तो मथुरा में जाटों का विद्रोह इसके खिलाफ होता है सर्वप्रथम, ठीक है, जाटों का विद्रोह। अब ये जाट लोग कौन थे? थोड़ा जाट के बारे में समझ लीजिएगा कि जाट से इंडिकेशन है जाट को लेकर, अर्थात जो किसान वर्ग था, कुछ समय तक किसानी करता रहा, धीरे धीरे किसान लोग इकट्ठा हुए, इतिहास के रूप में इनका नाम आना प्रारंभ हुआ और एक वर्ग के रूप में जाने लगे और उन्हीं को आगे चल के जाटों का नाम दिया गया, जो कि आज के समय में बहुत ही पावरफुल हैं। तो मथुरा में सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का विद्रोह हुआ था। अब जाटों में भी कौन कौन से वो जाट थे जिन्होंने इसके खिलाफ जो है विद्रोह किया हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो जाट वर्ग था, इसकी सबसे पहला जाट नेता कौन था? सबसे पहला जाट नेता जो था उसका नाम है गोकुल।
सबसे पहला जाट नेता था गोकुल। इसके बाद दूसरा जो जाट नेता निकल के आता है उसका नाम था राजा राम। अब इनके बारे में भी कुछ बातें हैं वो अभी मैं बताता हूँ। तीसरा जाट नेता आप ध्यान दीजिएगा, उसका नाम था चूड़ामन, चूड़ामन। इसके बाद बदन सिंह का नाम निकल कर आता है, बदन सिंह। इसके बाद जाट नेता देखने को मिलता है सूरजमल, सूरजमल। ठीक, तो गोकुल को लेकर आपको ध्यान रखना है कि गोकुल जो था ये सर्वप्रथम जाट नेता था। प्रथम जाट नेता कौन था, जाटों का पहला नेता कौन था, उसका नाम था गोकुल। इसके बाद राजा राम को लेकर आपको बात ये याद रखनी कि जो राजा राम जाट नेता था ये अकबर से जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। राजा राम जाट नेता जो था अकबर से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और इसने एक बार ये अकबर की कब्र से, अकबर के मकबरे के बगल से निकल कर जा रहे थे तो इस कदर ही अकबर से चिढ़ता था कि गुस्से में इसने अकबर की कब्र को दोबारा खुदवाया हुआ था। अकबर की कब्र कहाँ है, मकबरा कहाँ है, मैंने बताया वो था सिकंदरा में है। ठीक है, तो इसने अकबर की कब्र को खुदवा कर अब अकबर की हड्डियों को निकलाया हुआ था और उसकी हड्डियों को दोबारा से जलवाया हुआ था। अब इस्लाम धर्म में जलाना देखिए वैध नहीं है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है और इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है। लेकिन ये अकबर से इस तरीके से चिढ़ता था कि इसने अकबर की हड्डियों को कब्र से निकलवाया था और दोबारा से जलवा दिया था, अकबर की हड्डियों को जलवाया हुआ था। इस तरीके से ये अकबर से चिढ़ता था, अकबर की हड्डियों को जलवाया हुआ था। ठीक है, तो ये राजा राम के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद ये चूड़ा सिंह और ये बदन सिंह है, ये जो है आपस में चाचा भतीजा थे। ठीक है, और औरंगजेब के समय जो मथुरा में विद्रोह होता है जाटों का, उसमें किसने विद्रोह किया हुआ था, तो ये जो चूड़ा सिंह है, चूड़ा सिंह ने ही औरंगजेब के समय मथुरा से विद्रोह किया हुआ था, ये ध्यान देंगे। और चूड़ा सिंह बदन सिंह ने ही मिलकर एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना भी की हुई थी। ठीक है, ये जाटों संबंधित मुख्य तत्व याद रखेंगे। और चलते चलते सूरजमल से रिलेटेड एक तथ्य और ध्यान दे लीजिएगा कि जाटों का अफलातून किसको बोला जाता है, अक्षय कुमार को नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, सूरजमल की बात हो रही है। तो जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून किसको बोला जाता है, तो जाटों का अफलातून जो है हमारा सूरजमल को बोला जाता है। तो ये जाटों संबंधित विद्रोह हो गया। इसके बाद दूसरा विद्रोह औरंगजेब के समय किसने किया हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो दूसरा विद्रोह भी औरंगजेब के समय मथुरा में ही हुआ था। ठीक है, दूसरा विद्रोह भी, लेकिन किसने किया हुआ था इस बार विद्रोह, सतनामी पंथियों ने किया हुआ था, सतनामी पंथियों ने किया हुआ था। सतनामी पंथी अब कौन थे, तो सतनामी पंथियों से बेसिकली जो ब्राह्मण वर्ण से रिलेटेड जो साधु वर्ग था उन्हें सतनामी पंथी बोला जाता था। तो यहीं से ध्यान देने वाले क्वेश्चन है कि जो सतनामी पंथी वर्ग है इसकी स्थापना किसने की हुई थी, तो यहीं से आप ध्यान दीजिएगा कि सतनामी पंथियों की, सतनामी पंथी वर्ग है जो इसकी स्थापना जगजीवन दास ने की हुई थी। जगजीवन दास ने सतनामी पंथी की स्थापना की हुई थी, इस वर्ग की स्थापना की हुई थी जगजीवन दास ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना है कि सतनामी पंथियों ने भी इसका जो विद्रोह जो है औरंगजेब के समय मथुरा से किया हुआ था। इसके बाद तीसरा विद्रोह औरंगजेब के समय और कहाँ हुआ था, तो तीसरा विद्रोह बुंदेला विद्रोह के रूप में उभरकर सामने आता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तीसरा विद्रोह औरंगजेब के समय निकल कर आता है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला का मतलब अर्थात बुंदेलखंड वाला एरिया, बुंदेला विद्रोह। अब बुंदेला विद्रोह किन्होंने किया हुआ था वो देखेंगे। तो बुंदेला विद्रोह का जब नाम आएगा तो 3 व्यक्तियों का नाम निकल कर आता है। सबसे पहला आपने नाम सुना हुआ है वीर सिंह बुंदेला का। अब थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए कि वीर सिंह बुंदेला का नाम आपने कब सुना हुआ है, तो जब मैं अकबर पढ़ा रहा था तो अकबर के अंतिम दिनों में ही वीर सिंह बुंदेला ने ही अकबर के सबसे प्रिय अबुल फजल की हत्या की हुई थी। ठेका लिया हुआ था हत्या करने का, किसने इनको ठेका दिया हुआ था, सलीम ने अर्थात जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को ठेका दिया हुआ था। इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है इसी में, जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि इन्होंने सबसे पहला विद्रोह जो है शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही किया हुआ था, जुझार सिंह बुंदेला। ठीक, अब औरंगजेब के समय किन्होंने विद्रोह किया हुआ था, तो जुझार सिंह बुंदेला के बाद आपको नाम याद रखना है छत्रसाल का। तो बुंदेला विद्रोह के अंतर्गत औरंगजेब के समय
किस एक बुंदेला नेता ने विद्रोह किया हुआ था? तो छत्रसाल ने ही औरंगजेब के समय विद्रोह किया हुआ था। ठीक है, छत्रसाल के बारे में आप ये चीज़ याद रखेंगे। और क्या छत्रसाल के बारे में याद रखने वाला है? जैसे पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, छत्रसाल ने ही मालवा में एक स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की हुई थी। मालवा में स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की हुई थी। मालवा का कौन सा क्षेत्र? मालवा को अगर देखा जाए इसकी लोकेशन के बारे में तो बुंदेलखंड से सटा हुआ, बुंदेलखंड का दक्षिण भाग और उज्जैन के ऊपर। ठीक है, तो मालवा में स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना किसने की हुई थी? छत्रसाल ने की हुई थी। और एक अपनी राजधानी भी बनाई हुई थी। कहाँ पर इन्होंने, छत्रसाल ने अपनी राजधानी बनाई हुई थी? तो आप सभी ने नाम सुना होगा ओरछा का। झांसी के नज़दीक जगह पड़ती है ओरछा। ठीक है, तो ओरछा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था छत्रसाल ने। ठीक, तो ये तीसरा विद्रोह होता है औरंगजेब के समय। इसके बाद चौथा विद्रोह औरंगजेब के समय कौन करता है? तो चौथा विद्रोह जो होता है औरंगजेब के समय, राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह। ठीक है, 5 मुख्य विद्रोह ध्यान देने, 5 मुख्य विद्रोह में चौथा विद्रोह होता है राजपूतों का विद्रोह। अब राजपूतों में भी कहाँ के राजपूत थे? ठीक है, अलग अलग एरिया संबंधित राजपूत थे ना। तो इन राजपूतों में जो बात हो रही है, मारवाड़ के राजपूतों की बात हो रही है। मारवाड़ अर्थात जोधपुर के राजपूतों की बात हो रही है। ठीक है, जोधपुर के राजपूतों की बात हो रही है। इस समय यहाँ का राजा कौन था जब ये विद्रोह होता है? तो इस समय राजा जो था यहाँ पर, इस समय जो राजा था यहाँ पर, उसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। ठीक, अब ये विद्रोह क्यों हुआ था? ये विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु जो है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय जसवंत सिंह का कोई भी पुत्र नहीं था। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय जसवंत सिंह का कोई पुत्र नहीं था। तो औरंगजेब ने सोचा कि जब जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है तो इसके राज्य मारवाड़ क्षेत्र अर्थात जोधपुर पर मुगल सेना का, मुगल क्षेत्र का आधिपत्य स्थापित होने जाना चाहिए, अर्थात मारवाड़ को इसमें शामिल कर लेना चाहिए मुगल क्षेत्र में। ठीक, लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु के 2 महीने बाद ही इनकी जो विधवा थी, उनकी विधवा से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसका नाम होता है अजीत सिंह। ठीक, अजीत सिंह। अब अजीत सिंह की जब उत्पत्ति होती है तो इस बात को औरंगजेब मानने से इनकार कर देता है कि ये जसवंत सिंह का ही पुत्र है। इस बात को मानने से औरंगजेब जो है इनकार कर देता है। जब इनकार कर देता है और उनके राज्य पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है, तो इसी विरोध में ही राजपूतों का विद्रोह होता है। और इस राजपूतों के विद्रोह में जो अदर राज्य के जो राजपूत थे, उन्होंने भी इनका, मारवाड़ के राजपूतों का साथ दिया हुआ था, क्योंकि वो भी अब कहीं ना कहीं सशंकित थे कि आज मारवाड़ के ऊपर औरंगजेब जो है कब्जा करने की सोच रहा है, कल को हमारे ऊपर भी कब्जा करने की सोचेगा। तो इन्होंने सभी ने मिलकर, राजपूतों ने औरंगजेब का विद्रोह किया हुआ था। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आपको अंतिम विद्रोह जो आपको देखना है, अंतिम विद्रोह में विद्रोह होता है सिखों का विद्रोह। औरंगजेब के जो समय जो 5 मुख्य विद्रोह हुए थे, तो उन 5 मुख्य विद्रोहों में अंतिम मुख्य विद्रोह जो देखने को मिलता है वो सिखों की तरफ से विद्रोह होता है। सिखों का विद्रोह। सिखों के विद्रोह से रिलेटेड आपको बात ये याद रखनी है कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मुख्य सिख गुरु कितने थे। तो 10 जो है मुख्य सिख गुरु थे। लेकिन औरंगजेब के समकालीन कितने मुख्य सिख गुरु थे? तो औरंगजेब के समकालीन जो थे हमारे 4 सिख गुरु होते हैं। ठीक है, इनके समकालीन, औरंगजेब के समकालीन जो है 4 सिख गुरु होते हैं। कौन कौन से? एक तो हर राय होते हैं, हर राय सिख गुरु होते हैं। इसके बाद एक होते हैं हर किसुन, हर किसुन होते हैं। इसके बाद 9वें सिख गुरु होते हैं तेग बहादुर, तेग बहादुर। इसके बाद 10वें तथा अंतिम सिख गुरु होते हैं गोविंद सिंह, गोविंद सिंह। अब सिखों के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि सिखों का मुगलों के साथ जो संबंध था अकबर के समय तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जब जहांगीर का समय आता है तो जहांगीर के एक पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था और भागकर
5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास जाकर शरण लेता है। वहीं से मुगलों और सिखों के बीच जो संबंध है बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सज़ा दी हुई थी, 2 लाख जुर्माना भी लगाया हुआ था और अर्जुन देव के ही पुत्र छठे सिख गुरु हरगोविंद को 2 वर्ष की सज़ा भी दी हुई थी, कैद में डाला हुआ था। तो वहाँ से सिख और मुगलों के बीच में संबंध जो है बिगड़ते जहांगीर के समय से ही दिखाई देते हैं। लेकिन औरंगजेब के समय सिखों के साथ मुगलों के संबंध और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं, इसके पीछे एक कहानी है कि इस समय एक जो मुग़ल सेनापति होता है वो कश्मीर के राजा के पास जाता है और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती बोलता है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, अर्थात अपना धर्म परिवर्तित करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। तो कश्मीर का राजा जो है कहीं ना कहीं दिमाग लगा देता है। दिमाग क्या लगा देता है कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती अन्याय क्यों हो रहा है। एक बार आप तेग बहादुर के पास भी जाइए और उनसे भी बोलिए कि वो भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। अगर वो सिखों के गुरु जो तेग बहादुर हैं, अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो मैं भी खुशी खुशी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूँगा और मेरे मन में ये बात रहेगी कि मुग़ल शासन में औरंगजेब के समय सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो इसी को ध्यान में देखकर अब देखिए इतनी छोटी सी बात कितना बड़ा रूप लेगी। पंजाब के सूबेदार तेग बहादुर को आदेश देते हैं कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो, लेकिन तेग बहादुर कहाँ स्वीकार करने वाले, सिख गुरु हैं, वो तो पूरे सिख संप्रदाय को से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तेग बहादुर और मुगलों के बीच में कुछ दिनों तक छींटा कसी की, रस्सा कसी की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन तेग बहादुर जो है इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते हैं और इसी कड़ी में औरंगजेब जो है इनको फांसी की सज़ा दे देता है। इनको फांसी की सज़ा दे देता है और इनको फांसी कहाँ पर दी जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है तेग बहादुर को। ठीक है, तो पहले पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब के समय फांसी पर चढ़ा दिया गया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो तेग बहादुर को, जो कि 9वें सिख गुरु थे, कहाँ पर चढ़ाया गया था इनको, दिल्ली के लाल किला के सामने जो एक सड़क जाती है वहीं चौराहे पर इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो जब ये अंतिम इनको सज़ा हो रही थी, जब इनको सूली पर लटकाया जा रहा था, तो तेग बहादुर ने एक लाइन बोली हुई थी। क्या लाइन बोली हुई थी, शीश दिया पर सार नहीं दिया, शीश दिया पर सार नहीं दिया। तो ये लाइन पूछी गई है पेपर में पहले कि ये लाइन किसने बोली है, शीश दिया पर सार नहीं दिया, अर्थात अपनी गर्दन कलम करवा ली, गर्दन कटवा ली, लेकिन सिख धर्मों के नियम कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया। ठीक है, मैंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, सार का मतलब यहाँ पर है। तो इसी घटना को लेकर, इसी इनकी शीश बात को लेकर, इसी शीश बात को लेकर लाल किले के सामने जो सड़क जाती है वहीं चौराहे पर एक गुरुद्वारा बनवाया गया था आगे चलकर। उस गुरुद्वारे का नाम है, जो आप जाइएगा दिल्ली देखिएगा, उस गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। उस सड़क पर देखिए पहले एक जैन धर्म से रिलेटेड आपको मंदिर मिलेगा, इसके बाद शिव का मंदिर मिलेगा, इसके बाद इस्लाम धर्म से रिलेटेड पूजा स्थल मिलेगा और वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा भी मिलेगा। तो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बनवाया गया था, क्योंकि वहीं पर तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर शीशगंज गुरुद्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको सिखों से रिलेटेड बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि औरंगजेब के समकालीन कौन कौन से सिख गुरु थे। तो 4 सिख गुरु थे, एक हर राय, हरकिशुन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। ठीक है, और किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी औरंगजेब के समय, तेग बहादुर को। ठीक है, और इन्हीं के उसमें शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया था। तो ये कुछ औरंगजेब के समय के विद्रोह होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन पेपर में पहले बना हुआ है। अब औरंगजेब के समय के कुछ दक्षिण अभियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि औरंगजेब के समय दक्षिण में क्या समस्याएं थीं और दक्षिण विस्तार के लिए औरंगजेब में क्या क्या नीतियां अपनाई हुई थी। औरंगजेब के समय दक्षिण विस्तार के अंतर्गत क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई वो देख लेते हैं। इतने डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से आपको औरंगजेब कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि औरंगजेब जो है थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है लोगों के लिए समझ पाना। ठीक है, तो दक्षिण विस्तार जब औरंगजेब करता है, दक्षिण अभियान करता है, तो उसके सामने 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था,
शाहजहां के समय 1635 ईस्वी में अहमदनगर को मुग़ल क्षेत्रों में मिला लिया गया था। तो अहमदनगर की समस्या तो मुग़लों के लिए ख़त्म हो चुकी थी, और उस समय शाहजहां के समय दक्षिण के क्षेत्रों में जो मुग़ल प्रांत थे उनको लीड किसने किया हुआ था? ठीक है, उनको लीड जो है 20 वर्षों तक औरंगजेब ने किया हुआ था। अपनी राजधानी औरंगाबाद बनाई हुई थी। ये सब बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, औरंगजेब ऑलरेडी दक्षिण में 20 वर्ष रहा हुआ था। तो जब ये दक्षिण अभियान करता है तो औरंगजेब के समय कौन कौन से राज्य जो है मुख्य चुनौतियों के रूप में उभर कर आते हैं, कौन कौन से मुख्य राज्य जो चुनौती के रूप में बने होते हैं? तो एक राज्य तो है बीजापुर, ये अभी भी मुग़लों के लिए चुनौती के रूप में बना होता है। दूसरा राज्य होता है गोलकुंडा, गोलकुंडा भी चुनौती के रूप में मुग़लों के लिए बना होता है। इसके साथ साथ तीसरा राज्य कौन उभर कर और बन रहा होता है औरंगजेब के लिए चुनौती के रूप में उभर कर? तो मराठा राज्य जो है कहीं ना कहीं उभर रहा होता है शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं लगातार शिवाजी जो है अपनी आक्रामक नीति अपनाए हुए थे और मराठा राज्य को लगातार बढ़ा रहे थे, किले को जीतने की श्रृंखला में लगातार वृद्धि करते जा रहे थे। तो ये 3 राज्य जो हैं औरंगजेब के समय, दक्षिण अभियान के समय 3 राज्य जो है ये चुनौतियों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। ठीक, तो इन राज्यों में सबसे पहले आपको याद रखना है, एक घटना होती है 1659 की। 1659 में दक्षिण अभियान करने के लिए, मराठा राजा शिवाजी को ख़त्म करने के लिए औरंगजेब किसको भेजता है? शाइस्ता खां को भेजता है। 1659-60 का वर्ष होता है, शाइस्ता खां को औरंगजेब भेजता है। जब अभी मराठा राजा शिवाजी या मराठों के बारे में इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर भी डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि 1659-60 के समय शाइस्ता खां को औरंगजेब जो है दक्षिण अभियान करने भेजता है। शाइस्ता खां कुछ दिन तक दक्षिण में रहते हैं, लेकिन 1663 में एक बार शाइस्ता खां आराम से बिस्तर में सो रहे होते हैं और एकदम से आधी रात में शिवाजी धावा बोल देते हैं शाइस्ता खां के ऊपर और उनकी गर्दन में तलवार रख देते हैं। जब शाइस्ता खां ये भयावह दृश्य देखते हैं तो शाइस्ता खां किसी तरह से बचते बचाते भाग निकलते हैं और दक्षिण छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस बार तो शाइस्ता खां फेल हो जाता है औरंगजेब की तरफ से, जो दक्षिण अभियान करने आता है। फिर इसके बाद औरंगजेब किसको भेजता है? औरंगजेब जो है 1665 ईस्वी में जय सिंह को भेजता है दक्षिण अभियान करने के लिए। जय सिंह जो कि मुग़ल मनसबदार होते हैं, और कहाँ के राजा होते हैं जय सिंह? आमेर के राजा होते हैं, जिनकी 1666 ईस्वी में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इनके बाद एक जय सिंह का नाम और देखने को मिलेगा जब इनकी मृत्यु हो जाती है। जय सिंह प्रथम होते हैं। इसके बाद अगले जो राजा होंगे वो जय सिंह द्वितीय होते हैं, इसलिए जय सिंह को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। जय सिंह जो है आमेर के राजा होते हैं और मुग़ल मनसबदार होते हैं। तो 1665 में जो है औरंगजेब की तरफ से दक्षिण अभियान करने आते हैं, और मेनली दक्षिण अभियान करने आते हैं। और किनको ख़त्म करने आते हैं? तो ये मराठा राजा शिवाजी को ख़त्म करने आते हैं। ठीक है, इनको ही मुख्यतः ख़त्म करने आते हैं, इनके साथ अभियान करने आते हैं और सफल भी होते हैं। जय सिंह की जीत होती है और मराठा राजा शिवाजी की हार होती है। जब हार होती है तो इनके बीच में एक संधि होती है। उस संधि का नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि। पुरंदर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। पुरंदर की संधि होती है। तो पहले पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि पुरंदर की संधि किनके किनके बीच में हुई थी, तो इस क्वेश्चन को कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है। तो देखिए, पुरंदर की संधि बेसिकली तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछेगा इसी को, कि पुरंदर की संधि जो है मराठों और मुग़लों के बीच में हुई थी। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मराठों और मुग़लों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। तीसरे तरीके से क्वेश्चन घुमाकर कैसे पूछेगा कि मुग़लों की तरफ से पुरंदर की संधि किसने की हुई थी? जय सिंह ने की हुई थी। ठीक है, जय सिंह ने की हुई थी। या फिर इसी को घुमा के और पूछ सकता है, तो औरंगजेब भी लिखा आ सकता है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, क्योंकि औरंगजेब की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? जय सिंह। तो कहीं ना कहीं संधि के पीछे रीजन तो औरंगजेब ही है। तो क्वेश्चन को घुमा के कई तरीके से पूछ सकता है। बेसिकली इसका मुख्य कंक्लूजन यही है कि पुरंदर की संधि मराठा और मुग़लों के बीच में हुई थी, अर्थात जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। अब इस संधि के तहत क्या समझौते किए गए थे, क्या शर्त रखी गई थी? तो पहले तो आपको याद रखना है कि पुरंदर की संधि जो है हमारी 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब इस संधि के तहत क्या हुआ था कि उस समय जब जय सिंह ने शिवाजी को हराया हुआ था, उस समय शिवाजी के पास
कुल 35 किले थे, कुल 35 किले थे। देखिए कितनी बड़ी शक्ति शिवाजी के पास थी। तो शिवाजी की कमर को बिल्कुल तोड़ने के लिए, ठीक है, इनकी कमर को बिल्कुल तोड़ने के लिए संधि के तहत 23 किले मुगलों को देने पड़ जाते हैं शिवाजी को। 23 किले मुगलों को देने पड़ जाते हैं संधि के तहत, मुगलों को देने पड़ गए। जब मुगलों को 23 किले शिवाजी ने दे दिए संधि के तहत, तो आप देखिए कि शिवाजी की पूरी तरीके से कमर ही टूट गई। केवल शिवाजी के पास 12 किले ही शेष रह गए, 12 किले ही शेष रह जाते हैं। तो इनके देखिए इनकी श्रद्धि में, इनकी शक्ति में कितनी कमी आ जाती है। ठीक है, तो जय सिंह किस तरीके से शिवाजी को देखिए हरा देते हैं। और इसके बाद अगले ही वर्ष 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? जय सिंह की मृत्यु भी हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1666 से लेके 1680 तक के वर्ष में, 1666 से लेके 1680 तक के वर्ष में एक दक्षिण भारत में खालीपन की स्थिति बनती है। अर्थात औरंगजेब की तरफ से कोई भी मुख्य शासक नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी मृत्यु तो ऑलरेडी 1666 ईस्वी में ही हो गई जय सिंह की। ठीक है, तो जय सिंह के बाद कोई मुख्य शासक औरंगजेब की तरफ से नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसी दौरान एक मुख्य घटना हो जाती है। एक मुख्य घटना क्या हो जाती है? 1681 में औरंगजेब के ही एक पुत्र अकबर और अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध ही विद्रोह कर देते हैं। किस बात को लेकर विद्रोह कर देते हैं? कि औरंगजेब जो है एक बहुत ही धार्मिक असहिष्णुनी राजा था। ठीक है, बहुत ही कट्टरपंथी इस्लाम धर्म को लेकर राजा था, और ये नीति अकबर को, जो औरंगजेब का पुत्र था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर औरंगजेब के खिलाफ जो है अकबर जो है, मोहम्मद अकबर जो है विद्रोह कर देते हैं और भागकर शरण लेते हैं। किनके पास शरण लेते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके पहले आप ये याद रखिएगा कि 1666 में जय सिंह की मृत्यु होती है, और 1680 का वर्ष आते आते 1680 का वर्ष आते आते किसकी मृत्यु हो जाती है? शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि जब शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में, तो 1680 तक आते आते शिवाजी ने अपनी शक्ति को पूरी तरीके से दोबारा पा लिया होता है और कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया होता है। क्यों क्षेत्रों को जीत लिया होता है? क्योंकि 1666 से लेकर 1680 के बीच कोई भी मुख्य मुगल अधिकारी देखने को नहीं मिलता है दक्षिण के क्षेत्रों में। उसी का फ़ायदा उठाते हुए शिवाजी जो है अपनी शक्ति को दोबारा से बढ़ाते हैं, और 1680 आते आते उन्होंने दोबारा से लगभग अपनी पूरी शक्ति को दोबारा से पूरा प्राप्त किया होता है। ठीक, तो ये शिवाजी की कहानी 1680 तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब ये घटना 1681 में होती है कि 1681 में अकबर जो औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है, तो भागकर किसके पास शरण लेता है? तो 1681 में अगले मराठा राजा कौन होते हैं? 1681 में अगले मराठा राजा संभाजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शिवाजी के बाद अगले मराठा राजा कौन होते हैं? संभाजी होते हैं। तो संभाजी के पास ही भागकर अकबर जाता है, और संभाजी से यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि संभाजी जो है औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दे देते हैं। जब शरण दे देते हैं तो औरंगजेब की निगाह में संभाजी भी पूरी तरीके से चढ़ जाते हैं कि अब इनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। मौके की तलाश ही औरंगजेब ढूंढ रहा होता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि 1681 में क्या घटना हो जाती है। 1681 में अकबर जो है हमारा, जो औरंगजेब का पुत्र होता है मोहम्मद अकबर जो है हमारा विद्रोह कर देता है अपने पिताजी के खिलाफ ही, औरंगजेब के खिलाफ, और भागकर शरण कहाँ पर लेता है अकबर? ये भागकर जाता है और शरण लेता है संभाजी के पास। ठीक, और यही बहुत बड़ी गलती जो है संभाजी से हो जाती है, जो कि शिवाजी के बाद अगले मराठा राजा होते हैं, जो कि 1680 में ही शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो संभाजी जो है हमारे, संभाजी के पास जो है शरण ले लेता है। ठीक, जब शरण ले लेता है तो इसके बाद औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब जो है कुछ समय के लिए अपने पुत्र मुअज्जम को, जो कि ऑलरेडी बहुत दिन दक्षिण में रहा हुआ था, जिस तरीके से शाहजहाँ के समय औरंगजेब ने दक्षिण के प्रांतों को, मुग़ल प्रांतों को लीड किया हुआ था, उसी तरीके से औरंगजेब के समय औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम ने दक्षिण के प्रांतों को लीड किया हुआ था। जो है औरंगजेब जो है अपने पुत्र मुअज्जम को
गोलकुंडा और बीजापुर को जीतने के लिए, उनका अभियान करने के लिए मुअज्जम को भेजते हैं कि ये दो चुनौतियां जो बने हुए थे। लेकिन मुअज्जम जाते हैं लेकिन सफलता उनको हासिल नहीं होती है। जब हासिल नहीं होती है तो औरंगजेब अब मूड बनाता है कि मैं खुद दक्षिण का अभियान करूंगा और अपने पुत्र अकबर को भी सजा दूंगा, संभाजी को भी सजा दूंगा, और लगे हाथ जो मेरे लिए जो दक्षिण राज्य चुनौती बने हुए हैं बीजापुर गोलकुंडा, उनको भी अभियान करके अपने राज्य में मिला लूंगा। तो बहुत ही आक्रामक नीति के साथ औरंगजेब जो है हमारा 1686 ईस्वी में दक्षिण आता है। 1686 ईस्वी में दक्षिण आता है और सबसे पहले धावा कहाँ पर बोलता है? सबसे पहले धावा जो है बीजापुर में बोल देता है, बीजापुर में आक्रमण कर देता है, बीजापुर का अभियान करता है और बीजापुर को जो है ये जो है जीत लेता है। बीजापुर औरंगजेब जो है जीत लेता है और अपने मुगल क्षेत्र में मिला लेता है। जब मुगल क्षेत्र में मिला लेता है, इसके बाद 1686 में दोबारा से मुअज्जम को औरंगजेब भेजता है कहाँ पर? गोलकुंडा राज्य के राजा के पास, और उनसे बोलता है कि अभी भी वक्त है, अपने राज्य को स्वतः ही मुगल प्रांत में मिला लो, वरना तुम्हारी भी बहुत ही बुरी दशा होगी, क्योंकि औरंगजेब जो है बहुत ही आक्रामक मूड में है। लेकिन गोलकुंडा हार मानने को स्वीकार नहीं होता है। तो इसी के बाद अगले ही वर्ष 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर औरंगजेब जो है आक्रमण करता है और गोलकुंडा को भी इसी कड़ी में हरा देता है और इस पर भी जीत हासिल कर लेता है और इसको भी अपने मुगल प्रांत में मिला लेता है। तो ये दोनों चुनौती तो अब औरंगजेब के लिए ख़त्म हो गई। ठीक है, ये दोनों चुनौती तो औरंगजेब के लिए अब ख़त्म हो चुकी थी। इन दोनों राज्यों को, जो दक्षिण के राज्य थे, इनको ऑलरेडी औरंगजेब ने जीत लिया। अहमदनगर को तो पहले ही 1635 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में मिलाया जा चुका था शाहजहाँ के समय। ठीक, अब मुख्य चुनौती बने हुए थे मराठा लोग। तो मराठा चुनौती के अंतर्गत ही औरंगजेब को 1689 में एक मौका मिल जाता है। 1689 में मुगल सेना के द्वारा संगमेश्वर में, कहाँ पर? संगमेश्वर में पकड़ लिया जाता है। किनको पकड़ लिया जाता है? संभाजी को पकड़ लिया जाता है। संगमेश्वर में मुगल सेना के द्वारा संभाजी को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, गए होंगे किसी काम से, संभाजी को पकड़ लिया जाता है और संभाजी के ही प्रधानमंत्री कवि कलश को भी पकड़ लिया जाता है। जब इनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है, तो औरंगजेब तो संभाजी से वैसे ही खुन्नस खाया बैठा हुआ था, क्योंकि इसने ही औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी हुई थी। ठीक, और इसी घटना के बाद, इसी चीज़ से चिढ़ा हुआ जब औरंगजेब बैठा होता है, तो संभाजी को फांसी करार दे देता है, इसकी हत्या करा देता है, फांसी कर दे देता है, फांसी की सज़ा दे देता है इसको। संभाजी को सूली चढ़ा देता है संभाजी को। संभाजी का काम जो है 1689 से मराठा राजा संभाजी का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक जब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर और डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ से आप समझ लीजिए संभाजी जो है 1689 में औरंगजेब जो है संभाजी को फांसी पर चढ़ा देता है। और जब इस बात की घटना इसके पुत्र अकबर को, औरंगजेब के पुत्र अकबर को पता चलती है, तो अकबर जो है भागकर ईरान चला जाता है, फारस चला जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी दक्षिण भारत को लेकर। लेकिन औरंगजेब जो है 1689 के बाद पूरी तरीके से मराठों को ख़त्म नहीं कर पाया था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि ऑलरेडी उत्तर भारत में औरंगजेब के खिलाफ कई सारे विद्रोह हो रहे थे, तो लगातार दक्षिण भारत में औरंगजेब नहीं रुक सकता था। तो उसी कड़ी में दक्षिण भारत से उत्तर भारत औरंगजेब को दोबारा जाना पड़ जाता है और उसी वजह से आगे चल के मराठे मुगलों के लिए फिर से चुनौती बनते हैं। अभी पूरी तरीके से मराठे ख़त्म नहीं हो पाए थे। कहीं ना कहीं पूरे दक्षिण के क्षेत्रों को औरंगजेब ने जीत लिया हुआ था, लेकिन मराठों को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया था। इसी वजह से मराठे आगे चलकर मुगलों के लिए चुनौती के रूप में उभरकर सामने आते हैं। ठीक, तो ये कुछ दक्षिण अभियान से रिलेटेड कुछ मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दो मुख्य मुद्दे और रह जाते हैं औरंगजेब के संबंधित, वो देख लीजिए। कुछ स्थापत्य कार्य संबंधित इसके शासनकाल के दौरान मुद्दे देखने को मिलते हैं और कुछ इसके शासनकाल के दौरान पुस्तकों संबंधित मुद्दे देखने को मिलते हैं, वो देख लीजिए। औरंगजेब के समय क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए वो देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद पुस्तकों का मुख्य मुद्दा देख लेंगे। इसके बाद औरंगजेब जो है हमारा टॉपिक पूरा विधि विधान से, ये टॉपिक भी ख़त्म। तो सारे मुगल शासकों के बारे में हमने पूरा विधि विधान से पढ़ लिया। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग
मराठाओं के बारे में लेकर आएंगे। तो स्थापत्य कार्यों में आपको सबसे पहले याद रखना है स्थापत्य कार्यों के अंतर्गत कि औरंगजेब के समय ही लाहौर में एक मस्जिद बनाई गई थी। कौन सी मस्जिद? बादशाही मस्जिद बनाई गई थी इसी के शासनकाल के दौरान। तो इसमें से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि बादशाही मस्जिद कहाँ पर है। तो बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में है, ये आपको याद रखना है। किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही बादशाही मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्थापत्य कार्य के अंतर्गत, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण भी इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। दिल्ली में लाल किला, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। जब मैंने आपको शाहजहाँ पढ़ाया था तो मोती मस्जिद के बारे में जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है वो मैंने बताया था। यहीं से आपको याद होना चाहिए कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल शासक के समय करवाया गया था। तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे शाहजहाँ। और दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल शासक के समय करवाया गया था? तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के समय करवाया गया था। इसके बाद स्थापत्य कार्यों के अंतर्गत ही तीसरा स्थापत्य कार्य में आपको यह ध्यान रखना है कि औरंगजेब की जो एक पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। औरंगजेब की पत्नी का नाम था रबिया बीबी। रबिया बीबी ये औरंगजेब की पत्नी थी, या फिर कहीं कहीं पर किताबों में इसको बीबी रबिया भी लिखा मिलेगा या फिर रबिया दुर्रानी भी लिखा मिलेगा। ये औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आपको किताबों में दिलरास बानो बेगम भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये औरंगजेब की पत्नी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ये फारस की राजकुमारी थी, अर्थात ईरान की राजकुमारी थी। उस समय ईरान को फारसी बोला जाता था। तो रबिया दुरानी या रबिया बीवी जो है औरंगजेब की पत्नी थी। तो इसका मकबरा कहाँ पर बनाया गया था? इसका मकबरा जो है औरंगाबाद में बनाया गया था। औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र क्षेत्र का एरिया, जो कि औरंगाबाद को नई राजधानी बनाया हुआ था औरंगजेब ने जब दक्षिण के मुग़ल प्रांतों को लीड कर रहा था। तो इसका मकबरा जो है, इसकी औरंगजेब की जो पत्नी थी रबिया दुर्रानी या रबिया बीबी, उसका मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। तो औरंगजेब का मकबरा जो है दौलताबाद में है। औरंगजेब का मकबरा जो कहाँ पर है? दौलताबाद में। अब यहीं पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि औरंगजेब का मकबरा देखिए दौलताबाद में है और औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी या रबिया बीबी का मकबरा है, ठीक है। और इसी मकबरे को लेकर दो बात आपको और ध्यान रखनी है। इसकी वाइफ के मकबरे को लेकर दो बात आपको ध्यान रखनी है कि दूसरा ताज किसको बोला जाता है? दूसरा ताज औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी के मकबरे को बोला जाता है, या फिर ताज की फूहड़ नकल किसको बोला जाता है? तो इसी के मकबरे को बोला जाता है, रबिया दुर्रानी के मकबरे को, ताज की फूहड़ नकल। औरंगजेब ने शाहजहाँ के तरीके ही अपनी वाइफ का भी, अपनी बीवी का भी मकबरा बनवाने की कोशिश करी हुई थी, लेकिन बनवा नहीं पाया था। तो ताज की फूहड़ नकल किसको बोला जाता है? रबिया बीबी के मकबरे को ही, जो कि औरंगाबाद में था, या फिर इसी को दूसरा ताज ही बोला जाता है। और औरंगजेब का मकबरा देखिए दौलताबाद में था, ठीक है। तो ये स्थापत्य कार्य से रिलेटेड कुछ मुद्दे बनते हैं। अब औरंगजेब के समय कुछ अन्य तथ्य या कुछ पुस्तकों से रिलेटेड मुद्दे बनते हैं, जो कि अंतिम मुद्दा है वो देख लेते हैं। अब औरंगजेब से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों में आपको ये ध्यान देना है कि औरंगजेब जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो जो है हमारा वीणा वादन जो है औरंगजेब जो करता था, ठीक है। जिस तरीके से अकबर के बारे में मैंने बताया था कि नक्कारा या नगाड़ा बजाता था अकबर, उसी तरीके से औरंगजेब जो है वीणा वादन करता था। इसके बाद अन्य प्रमुख तत्व में और क्या याद रखना है? मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने दरबारी संगीत पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संगीत पर ही पुस्तकें लिखी गई थी। सर्वाधिक संगीत विषय पर ही पुस्तकें इसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी।
पर पुस्तकें लिखी गई। तो पहले पेपर में, आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस मुगल शासक ने संगीत पर रोक लगाई हुई थी, बावजूद इसके उसी के शासनकाल के दौरान संगीत विषय पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? तो औरंगजेब के समय ही संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है। इसके बाद और आपको क्या याद रखना है तथ्यों के अंतर्गत? तथ्यों में इसके आपको याद रखना है इसके समय की कुछ पुस्तकें हैं, इसके समय की कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में देख लीजिए क्योंकि पुस्तकें जो है इसके समय की इम्पोर्टेंट हैं। पुस्तकों में सबसे पहले तो एक पुस्तक का नाम आता है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा, आलमगीर के ऊपर ही लिखी थी ये आलमगीर नामा। किसने लिखी हुई थी? तो आलमगीर नामा एक इन्हीं का सरकारी इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था, उसने लिखी हुई थी। उसका नाम था कासिम सिराजी। कासिम सिराजी ने आलमगीर नामा पुस्तक लिखी हुई थी, कासिम सिराजी, जो कि हमारा इनका एक क्या था, सरकारी इतिहासकार था। समझे? तो सरकारी इतिहासकार औरंगजेब के समय कौन था? कासिम सिराजी, जिसने आलमगीर नामा पुस्तक लिखी हुई थी। इसके साथ और कौन सी पुस्तकें इसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? अगली पुस्तक का नाम है खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख, ये फैक्ट के रूप में क्वेश्चन है जिनसे डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खुलासत उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी हुई थी? तो खुलासत उत तवारीख पुस्तक जो लिखी हुई थी सुजान राय भंडारी ने। सुजान राय भंडारी ने। इसके बाद अगली पुस्तक जो है हमारी नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा पुस्तक किसने लिखी हुई थी? तो नुस्खा ए दिलकुशा नामक पुस्तक जो है हमारी भीमसेन सक्सेना ने लिखी हुई थी। ठीक है, भीमसेन सक्सेना। ये सब औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही लिखी गई पुस्तकें हैं, भीमसेन सक्सेना ने। इसके बाद अन्य पुस्तकों में एक पुस्तक लिखी गई थी इसी के शासनकाल के दौरान, फुतूहात ए आलमगिरी। फुतूहात ए आलमगिरी, फुतूहात ए आलमगिरी। ये पुस्तक किसने लिखी हुई थी? ये पुस्तक लिखी हुई थी ईश्वर दास नागर ने। ईश्वर दास नागर ने पुस्तक लिखी हुई थी। इसी के शासनकाल के दौरान एक पुस्तक और लिखी गई थी, मुंतखाब। थोड़ा सा नाम देखिए अजीब है, मुंतखाब उत लुबाब। मुंतखाब उत लुबाब, ये पुस्तक जो है हमारी किसने लिखी हुई थी? ये पुस्तक जो लिखी हुई थी खाफी खान ने। खाफी खान ने ये पुस्तक लिखी हुई थी। तो ये औरंगजेब के समय की कुल पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में आपको ध्यान देना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक आलमगीर नामा आपको नहीं भूलनी है, कासिम सिराजी ने लिखी हुई थी, जो कि सरकारी इतिहासकार था औरंगजेब का। और मुख्य तथ्यों के अंतर्गत एक तथ्य और आपको ये याद रखना है कि औरंगजेब के समय जो मनसबदारी व्यवस्था चल रही थी, अकबर के शासनकाल के दौरान से जो मनसबदारी व्यवस्था लगातार चल रही थी, तो उसी मनसबदारी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासनिक अधिकारी थे। अर्थात मुग़ल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस धर्म के प्रशासनिक अधिकारी थे? तो मुग़ल प्रशासन में सबसे ज़्यादा अचंभे की बात आपको लगेगी कि औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर राजा होने के बावजूद, इस्लाम धर्म को मानने के बावजूद, इतना ज़्यादा उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए देखिए इसने अनेक ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा मुग़ल प्रशासन में कौन से किस धर्म के व्यक्ति जो इसके शासनकाल में थे? हिंदू धर्म के व्यक्ति सबसे ज़्यादा थे। इसके मुग़ल प्रशासन में देखिए कई समुदाय के, कई संप्रदाय के लोग शामिल थे। फारसी भी थे, अफ़गान भी लोग थे, मध्य एशिया भी थे, हिंदू लोग भी थे, इस्लाम धर्म के तो थे ही। तो उसमें से देखा जाए तो हिंदू लोगों में से प्रशासनिक अधिकारी कितने प्रतिशत थे? लगभग तो देखा जाए तो लगभग 33%
मुगल प्रशासनिक अधिकारी थे। अब आपको ये बात सुन के थोड़ा सा चंभा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये था कि जब मुगलों और मराठों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, तो उस दौरान कई सारे मराठों को मुगल मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया गया था और कई सारे मराठे जो है मुगल प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे। तो उसी का रीजन था, तो उसी वजह से हिंदू जो है मुगल प्रशासन में सबसे ज़्यादा मनसबदारी व्यवस्था में देखने को मिलते हैं औरंगजेब के समय। तो ये कुछ मुद्दे हो गए औरंगजेब से संबंधित। औरंगजेब को हमने पूरा विधि विधान से आज की क्लास में ख़त्म कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग मराठा राजा के बारे में, मराठों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी आपको मेरी एनर्जी में कमी महसूस हो रही होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पर्सनल मैसेज करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे, या फिर आपको सारा चीज़ समझ में आया है तो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि वीडियो को देखना देखिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी तैयारी के लेवल को एक लगातार अच्छा मुकाम दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।